ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल और योजनाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और नीरा मिश्रा तथा राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। किसी राष्ट्र के विकास में एक अहम शर्त ये होती है कि उस राष्ट्र के समाज में महिलाओं को योजनाओं और नीतियों को बनाते वक्त कितनी तवज्जो दी जाती है। उनके सामाजिक सशक्तिकरण, उनके आर्थिक उत्थान और लैंगिक समानता के कितने प्रयास किए जाते हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में इसे देखें तो भारत में हमेशा से ही नीतियों के स्तर पर और कई प्रमुख योजनाओं के स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाता रहा है। उदाहरण हम इस तरह से लें कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार में महिलाओं को भी बराबर का दर्जा पुरुषों के समान ही मिला था। तो ये एक उल्लेखनीय परिवर्तन था। साथ ही बाद में कई सरकारों ने आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाएं लागू की और वर्तमान सरकार ने भी हमने देखा है कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और समानता के संदर्भ में कई योजनाएं लागू की हैं। और ये योजनाएं न सिर्फ उनके सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं, बल्कि कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो महिलाओं के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं। जैसे हम शौचालयों की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हैं। तो इन सभी योजनाओं से महिलाओं का जो सामाजिक सशक्तिकरण है इन मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत आवश्यकताओं वाली योजनाओं के जरिए सुनिश्चित हुआ है। तो आज हम कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से बीते वर्षों में जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं वो कैसे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और समानता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और कैसे इससे एक हम समाज में परिवर्तन देख रहे हैं। प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, सबसे पहले हम आपकी ही टिप्पणी लेते हैं कि जब हम एक प्रगतिशील समाज की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से महिलाओं को तवज्जो दिया जाना जरूरी है नीतियों और योजनाओं के स्तर पर, और आगे हम योजनाओं की तो चर्चा करेंगे ही। समाज जो हम तरक्की पे चलने लगता है उस समाज में महिलाओं की एकदम सामान्य भागीदारी बहुत जरूरी है, माना जाता है। ये जगह पिछले 100 साल से ये इस तरह का जो सोच बना है, 18 से मैं शुरू करूंगी, विश्व में ये चल पड़ा कि भागीदारी नहीं दोगे समाज में हर क्षेत्र में, शिक्षा हो या राजनीति हो या व्यवसाय हो, तब तक उस समाज का जो उत्थान जो है वो माना नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का जब आजादी की लड़ाई हुई थी, गांधी जी ने खासकर ये बहुत जरूरी महसूस किया कि जब तक महिलाओं को हम ले आएंगे, उनको भागीदारी नहीं देंगे, तब तक हमारा जो स्वराज भी जो है वो पूर्णतः नहीं होगा। और गांधी जी क्यों नहीं, राम मोहन रॉय से लेके ये पूरा प्रथा चली है कि समाज में महिलाओं की जो उत्थान है वो बहुत जरूरी है। आपने सही कहा, संविधान में महिलाओं को इक्वल राइट्स वो भी दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात माना जाता है। जो सामाजिक जो संविधान के ऊपर लिखते हैं वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बहुत प्रोग्रेसिव संविधान। 1964 में एक किताब निकली थी, गुनल मिडल के मशहूर सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एशियन ड्रामा करके किताब निकली थी जहाँ पे ये साउथ एशिया के जितने भी राज्य थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारा इन सबका एक कंपैरेटिव स्टडी करा और उन्होंने एक बात कही थी, और ये शतक के दशक की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान में जो महिलाओं का जो एक स्तर है, सरकार में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो कहीं डेवलप्ड स्टेट से भी आगे है। तो ये था हमारा जो लेगेसी कह सकते हैं या हेरिटेज जो कह सकते हैं। और 74 में एक टुवर्ड्स इक्वालिटी एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई थी जिसमें पूरा एक रोड मैप दिया गया था कि किस तरह हम क्या क्या कदम लेना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जैसे आपने कहा, हर सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया और पिछले 10 साल में बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने ऐड करके उन्होंने उसको बहुत महत्व दिया। खास करके जब प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा कि हमें सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं सोचना, पर बेटों का भी जिस तरह सोच है,
जब तक हम एक बेटों में भी एक तरह का भाव नहीं लाएंगे कि उन्हें महिलाओं के प्रति इज्जत से पेश आना है, जिस तरह हम उनको बड़ा करते हैं उससे फर्क बहुत आ जाता है। इस सरकार का एक तरह का आप कह सकते हो एक एम था, पॉलिसी इनिशिएटिव था कि महिलाओं पे ध्यान देना जी चाहिए, और जी तब से बहुत सारे योजनाएं जो आपने हम जिक्र करेंगे वो समय समय पे उन्होंने अनाउंस करा है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें महिलाओं की समानता की, तो महिलाएं समाज की परिधि तक सीमित नहीं हैं, इसके अलावा वे राष्ट्र के प्रगति में एक बहुत अहम योगदानकर्ता के रूप में सामने आती हैं। इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है किसी भी सरकार के लिए, और सरकार की अगर नीतियां योजनाएं उनकी मंशा इस तरह की हो कि वो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर नीतियां और योजनाएं बनाए, तो ये बात फिर सार्थक होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी, इस योजना में हमने देखा कि बीते वर्षों में 4 करोड़ से अधिक घरों का प्रावधान किया गया। इन घरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक उनके सर पर छत मिली है। लेकिन जो अहम बात रही है इस योजना की कि घरों का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर है। नीरा जी, हमने देखा है कि बीते 9 वर्षों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई प्रयास हुए हैं। मुद्रा योजना का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 70% ऋण महिलाओं को ही देने का प्रावधान है, और हमने देखा भी है कि मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, इस तरह की योजनाओं के चलते बड़ी मात्रा में महिला उद्यमी हमारे सामने आए हैं। यानी एक तरह से हम कहें कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। अब हम कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र को भी देखें तो उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार नए जो सहकारी क्षेत्र को नया रूप दे रही है, उसमें इस तरह से एक नया स्वरूप सहकारी क्षेत्र का हमारे सामने आ रहा है। तो महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है वो किस तरह से उनके दूसरे तरह के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है? 9 वर्षों से जो प्रयास शुरू हुआ है कि अब ये बजटेड वे में जा रहा है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, और जो एग्रीकल्चर से जुड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए भी सरकार ने बड़ी ही एक सटीक छोटी छोटी हर तरह के हर सेक्टर में योजनाएं बनाई है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी जिसमें हर तरह की छोटे छोटे हाउस होल्ड उद्योग जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। पशु सखी बनी है, बैंक सखी बनी है, इस तरह से तरह तरह की सखी, फार्मर सेक्टर की सखी बनी है। सरकार का पूरा प्रयास अब फोकस हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि इनको कैसे एक छतरी के अंदर लाके इनके जो जो बाधाएं इनको आ रही हैं उनको समूह में या उनके मार्केटिंग में या उनको सामान बेचने में या उनको प्रोडक्शन करने में, हर क्षेत्र में। अरे यहाँ तक तो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, इवन ट्राइबल सेक्टर जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनकी भी जो कला है, उनकी जो एक आजकल जो मिलेट को लेके इतना बड़ा प्रचार हो रहा है कि वही उन्होंने उसको सुरक्षित करा है। किस तरह से इन महिलाओं को इसमें फायदा मिले कि सरकार अपने उद्देश्य के मिलेट को आगे बढ़ाना है, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, उसमें भी उनके लिए अलग प्रोविजन दिए गए हैं बैंक में। आज ये जरूरत है कि हम न सिर्फ मुद्रा में 70% पैसा विमेन को जा रहा है, आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा घर जो ऑलमोस्ट ओवर 2 करोड़ घर महिलाओं को गए हैं, लेकिन ये जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन सब के लिए भी उनको बहुत सारी स्कीम के द्वारा, एक्चुअली स्ट्रक्चर स्कीम के द्वारा इनको अलग अलग सेक्टर को सरकार एक ऐसे मैप में लेके आ रही है, इस तरह का नक्शा बना रही है जिसमें कि कोई भी सेक्टर रह न जाए। सबका विकास, सबका विश्वास, यही चीज को लेके महिलाओं को लेके एक स्पेशल फोकस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बजट स्पीच में उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि देश की आधी आबादी है, अगर इसको हम सुरक्षित करके इसको हम एक तरह से सशक्तिकरण कर देंगे। अब हमारा समय आ गया है कि न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, बट महिला नेतृत्व द्वारा विकास योजनाओं में उनका योगदान को बढ़ावा दें। तो ये एक बहुत ही समृद्ध कहनी चाहिए सोच की, विचार की ये सरकार की धारणा है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ आजकल महिलाओं को वही दर्जा हर क्षेत्र में देने का
जो प्रयास आरंभ हुआ है वो अपने सही कहना चाहिए उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, अगर हम एक बहुत बड़े कदम का जिक्र करें, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि शौचालयों का विद्यालयों और घरों में बड़ी संख्या में निर्माण हुआ। शौचालय एक सामाजिक कदम से ज्यादा हमने देखा है कि इसकी कमी के चलते जो ग्रामीण भारत है या जहां पर शौचालय की कमी थी, वहां जो गरिमा है या फिर जो एक मूलभूत आवश्यकता है उससे वंचित थी महिलाएं। लेकिन इन शौचालयों के आने के बाद उनको एक गरिमापूर्ण और जीवन जीने और मूलभूत आवश्यकता से जीवन जीने की जो एक तरह से उनको सपोर्ट मिला, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। आप किस तरह से देखते हैं कि इस तरह का जो कदम है जिसमें कि बड़ी मात्रा में गांवों में शौचालय या विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध करवाए गए, उनसे कुछ बदलाव आपको नजर आता है? और जिस गरिमापूर्ण या सम्मान की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ आपको परिवर्तन नजर आता है? आपने जो सवाल अभी मेरे से पूछा कि शौचालय से क्या फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, जो बच्चियां जो स्कूल जाती थी और उनको ये जो बेसिक क्लीन टॉयलेट्स मिलने का जो अपॉर्चुनिटी नहीं था, उस वजह से भी बहुत बच्चियां जो है घर में रह जाती थी या एक उम्र के बाद स्कूल जाना ही बंद कर देती थी। वुमेन का जो डिग्निटी है, और ये दुख होगा पढ़ के या सुन के कि बहुतों को रात के टाइम पे निकलने का होता था और तब उनके साथ जो क्राइम भी हुआ करता था, वो भी एक बहुत दुख की बात होती है। तो एक पॉजिटिव स्कीम है कि इस तरह का शौचालय का प्रबंध करना, ओपन डेफिकेशन जो माना जाता है उसकी भी रोक लगाना। तो ये सिर्फ महिलाओं को तो बेनिफिट करती है, पर पूरा समाज में भी एक तरह का बेनिफिट है। स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम है, उसके वजह से भी देखा गया कि बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं। और जब इस तरह के प्रोविजंस, ये क्योंकि ये सारा इसमें इतना खर्चा होता है, स्टेट को ही करना पड़ता है। और हमें एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, हिंदुस्तान के कंपैरिजन हमें इतना डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी नहीं करना चाहिए। वहां पे जो डेवलपमेंट आया है, वो उसका जो कारण है वो बहुत अलग है। हमें अपना जो कंपैरिजन है अपनी वो लेवल पे, जैसे गुनल मिडल ने करा था साउथ एशिया का जो एक सर्वे करके जो उन्होंने सराहनीय बात करी है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो विमेन्स इशू देख रहे हैं उसको हमें डायलेक्टिकली लेना चाहिए कि कहाँ कितना फर्क आया है। तो सिंह साहब, सरकारी नीतियों या जो विधान है उसके अतिरिक्त जरूरी है कि सामाजिक तौर पर जो परिवर्तन है वो आना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें हम एक बड़ा पहलू आर्थिक सशक्तिकरण का लें, जो बहुत समय से हमने देखा था कि पीछे रहा था, लेकिन समय समय पर आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर हमने देखा कि संगठनों द्वारा आवाज उठी, सरकार ने सुना, सरकार ने कई नीतियों में इस बात को शामिल किया कि महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके, जिसमें ये देखा गया कि खासतौर पर ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के स्तर पर महिलाएं आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हैं। दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसमें जैसे जिक्र किया जाता है पीएम जनधन अकाउंट का, जिसमें बैंक खातों से जो वंचित थी महिलाएं, और हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि 56% जनधन खाते महिलाओं के हैं। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किए गए हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर प्रयास हुए हैं, वो कितने अहम आपको लगते हैं और क्यों जरूरी है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए? देखिए, इसको भी दो डायमेंशन पे ये होता है। स्टेट पॉलिसीज जो होती है ना, जैसे कि एक में कोलेटरल बेनिफिट मिलता है। जैसे महिलाओं को, आपने मकान की बात कही, ये कोलेटरल बेनिफिट है कि अगर वो उसकी हकदार होगी, उस मकान की वो मालकिन होगी, तो नेचुरली समाज में उसका, क्योंकि प्रॉपर्टी से समाज में रिस्पेक्ट बढ़ती है। ये बहुत फेमस समाज शास्त्र की थ्योरी है कि सारे रिलेशंस डिटरमाइंड प्रॉपर्टी से होते हैं। तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी है और एक मकान की मालकिन है, तो जाहिर है कि उसका कद बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये हुआ कोलेटरल। इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो पढ़ने जा रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पढ़ेंगी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अब तो कानून भी बन रहे हैं जिससे कि जॉब आपको इतने सर्टेन परसेंटेज देना ही होगा। और आप देखें, कभी बेंगलोर में जाके वहां पे खड़े हो किसी मकान के ऊपर के उस पे, तो जो 7 बजे लड़के लड़कियां निकलते हैं तो इतना देखने में अच्छा लगता है कि पीठ पे वो जो बैग आजकल चलता है वो लेते हुए, और कोई 22 साल से 35 साल लड़के लड़कियां, और उसमें मुझे लगता है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। और ये मल्टी उसमें जाते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, और मेरे ख्याल से तनख्वाह भी काफी अच्छी होती है। तो वो बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ग्रेजुअल
समाज में विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये क्रमिक प्रक्रिया है, लिहाजा हम 100 साल पहले से तुलना करेंगे और अगर हम सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स, जो लॉजिकल फैलेसी होता है, उसको न लें और अगर गुन्नर मिल्टन को हम ले रहे हैं तो हम कैथरीन मेयो को भी लें और मदर इंडिया भी पढ़ें और मदर इंडिया के कोट्स देखें, नारियों की हालत अगर देखें, लेकिन हम उसको बायस्ड कहते हैं, जबकि हम सब भोगे हुए हैं, हमारी माताएं, हमारी दादियां, मैं तो चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो हमने देखा उनकी हालत क्या होती थी, चूल्हा फूकते फूकते किस तरह उनका चेहरा हो जाता था। तो अगर उनको कोई नया साधन मिले तो अच्छा है, लेकिन देखिए जैसे उज्ज्वला है, एक बेहद खूबसूरत स्कीम है जिसमें कि आप गांवों तक वो सिलेंडर पहुंचा रही। तो आप सोचिए कि धुएं से हट के अगर वो महिला गैस पे खाना बनाएगी तो उसका जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इन स्कीम्स का खैर मकदम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए और अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद जॉब्स में अगर आप गौर से देखें तो आपको ये प्राइवेट सेक्टर में खास करके कि एक रिलक्टेंस है, उसी तरह से सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जो महिलाओं को दिया जा रहा है ना, उसमें वो एक फसाड है, वो एक डेमोक्रेटिक आवरण में, जैसे कि हमने बताया ना गांव में, और ये नॉर्मल नहीं है, केस बाय केस देखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स में मिलेगा। पति उस कुर्सी पर बैठता है जिसपे कि उस महिला को बैठना चाहिए और महिला घर में रहती है, सिर्फ उसको कागज भेज दिया जाता है जिसपे वो अंगूठा लगाती है। तो हमें मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क में काम करना होगा कि एक तरफ वो शिक्षा पाए, एसर्ट करे, कानून समझे और पति को भी बताए कि तुम हमारी कुर्सी पे नहीं बैठोगे, ये चुनाव हमने लड़ा है, हमने जीता है। तो और ये तब होगा जब हम एक करेस्पॉन्डिंग पैरेलल इस तरह का एक सामाजिक क्रांति नहीं लाएंगे जिसमें कि नजरिया हमारा महिलाओं के प्रति बदले। और ये मुझे लगता है जैसे बेंगलोर में हमें वो समाज थोड़ा डिफरेंट है, तो बेंगलोर में ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आज भी कभी नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वो रवैया थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, जाती हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, तो एक उदाहरण लीजिए आप, साइकिल की स्कीम गुजरात में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने शुरू की थी और बिहार में शुरू हुई। उस साइकिल के वजह से 4 किलोमीटर वो लड़कियां अब बड़े आराम से पढ़ने जाती हैं और पढ़ के वो शिक्षा प्राप्त करके जॉब्स में आती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों से फायदा हो रहा है, कोलेटरल एंड डायरेक्ट। इसलिए जहां एक तरफ स्टेट अपना काम कर रहा है, सामाजिक रूप से ये चेतना डेवलप करनी पड़ेगी कि हम स्त्रियों को वही बराबर का दर्जा दें और उसे जिस नजर से देखते हैं वो नजर बदलें। और जब तक ये नजर नहीं बदलेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होगी। आज भी वो जाती हैं, बसेस में जाती हैं, लेकिन आप जरा देखिए, उनके चेहरे को गौर से पढ़िए, एक सहमता चेहरा वो दिखाई देता है, खास करके उन बसेस में जो बैकवर्ड एरिया से आती हैं। जरा उन बसेस में बैठ के देखिए, वो आती है लेकिन कितनी वो घबराहट में रहती है, ये क्यों होता है? अच्छा, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करें तो फिर हमारा संसाधन उस पर खर्च होता है। लिहाजा हमें नजरिया बदलना पड़ेगा और वो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समाज की जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये पूर्ण नारी को जो एम्पावरमेंट है वो पूर्ण एम्पावरमेंट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से भी आप कर ले, आप जानते हैं बेंगलोर में 5 गुना कोर्ट्स बढ़ गए हैं तलाक के केसेस हैंडल करने के लिए। ये उसका दूसरा विद्रूप चेहरा है। भारत में इसको एक बार बदलना पड़ेगा और खास करके पैट्रियार्चल सोसाइटी के जो ये है, खाने पीने में आप देखिए आज भी वो विभेद नजर आते हैं, कम से कम रूरल एरियाज में तो काफी ये देखने को मिलता है। तो ये चीजें बदलने की जरूरत है जो कि सामाजिक क्रांति से ही हो सकती है। ये चीजें बदलने की जरूरत है, जैसा कि सिंह साहब ने ये पॉइंट रखा, लेकिन जो सरकार की नीतियों के या योजनाओं के टूल हैं वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत मदद इस लिहाज से भी करते हैं कि जो नीतियां हैं जब वो ग्रामीण स्तर तक, जहां एक पुरुष सत्ता समाज की बात कर रहे हैं सिंह साहब, उसमें पहुंचती हैं तो उनका थोड़ा भी सशक्तिकरण, उनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या उनके बुनियादी अधिकार हैं उनको पूरा करते हुए उनमें सशक्तिकरण की एक भावना को रखते हुए थोड़े परिवर्तन को लाता है। और आगे हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवर्तन को देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें सामाजिक एक चेतना की आवश्यकता जरूर है। एक योजना की उदाहरण से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, आपके मैं विचार चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनमें जो निर्णय लेने का एक अधिकार है उसको देना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि निर्णय न लेने के अधिकार के कारण उन पर जो अतिरिक्त दबाव है वो बढ़ता है, लेकिन हमने देखा है कि
अब जो योजनाएं बन रही हैं उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो महिलाएं हैं वो एक डिसीजन मेकर बन सकें। जैसे उदाहरण के लिए मैं नल से जल योजना या जल जीवन मिशन का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें 13 करोड़ घरों तक नल से जल तो पहुंचा है, जिससे कि निश्चित रूप से जो एक भार महिलाओं पर होता था कि दूर दूर से पानी ढोकर घर तक लाना पड़ता था, उसमें परिवर्तन आने में जरूर मदद मिली है। लेकिन एक इसमें कंपोनेंट है पानी समिति का। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि पानी समिति के माध्यम से अलग अलग गाँवों में जो दूर दराज के इलाकों में किस तरह से पानी का प्रबंधन होना चाहिए, पानी समितियां बनेंगी, उसमें निर्णय लेने की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। तो आपको क्या लगता है कि जब इस स्तर पर योजनाएं बनती हैं जिसमें कि महिलाओं को डिसीजन मेकर बनाया जाता है, वो क्या कुछ बदलाव ला सकता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग जो आप कह रहे हो, किसी को आपने कह दिया कि ये डिसीजन बनाएगा और उसको उसमें वो सक्षमता नहीं है या उसको आपने एम्पावर नहीं किया तो वो नहीं हो पाएगा। एक तरफ में ये जब भी हम महिलाओं के विषय में बात करते हैं, क्लास फैक्टर लाना बहुत जरूरी है। जेंडर को आप सिर्फ जेंडर के रूप में नहीं देखेंगे, पर जेंडर के साथ आप क्लास जोड़ेंगे, आप रीजन जोड़ेंगे, रिलीजन, ये बहुत कुछ, इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स विषय बन जाती है। रूरल महिलाओं की जो चैलेंजेस है, अर्बन महिलाओं की जो चैलेंजेस है, वो अलग है। वो सब विषय में वो ध्यान रख के जो आप पूछ रहे हो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये भी कहना कि पहले महिलाओं ने उनके पास नहीं था, वो भी कहना गलत बात है, क्योंकि ये अगेन सिलेक्टिव हो जाता है। तो सही है, जब तक आप एक समाज में बदलाव लाने के लिए कानून चाहिए, उसका जो अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे जरूरी जो है उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कितने महिला हैं जो चुनाव के लड़के, पंचायत हो या स्टेट लेवल हो या पार्लियामेंट हो, ये सब भी बहुत जरूरी है। जो डेवलपमेंट हम बात करते हैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की है। सही है, पानी लाने का बहुत महत्व चीज है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके वो ले आते हैं और 1-2 मटका पानी ले आते हैं, और ये जो नलके के तौर से पानी मिल जाएगा उसको किस तरह करना है, उसमें भी आप जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे, और उस भागीदारी देने के लिए सिर्फ कानून लागू करने से कुछ नहीं होता, उसको सचमुच करने के लिए आपको एक प्रीकंडीशंस करना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को भी ये ध्यान रहना चाहिए कि उनके हाथ में बहुत कुछ है। ज्यादातर ये कहते हैं कि महिलाएं खुद जो है पुरुष के हाथ में बहुत कुछ दे देती है जानबूझ के, ताकि उनको लगता है कि इसी तरह चलना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स विषय है, हमें इसको कहते हैं ना, समाज सुधार करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, ये नहीं कि आपने एक डेडलाइन रख दिया और उसके चलते सोच लिया कि बदल गया, नहीं, ये तो रोज की तरह काम करना पड़ता है जब तक हमने पूरा बदलाव ला नहीं पाए। क्रांति का एक रेवोल्यूशन बाय कंसेंट बोलते हैं, कानून से क्रांति लाइएगा, ये नहीं कि एक क्रांति जरूर लाना, उस तरह का क्रांति कोई नहीं बात करता, पर विमेन्स एम्पावरमेंट जो है कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसमें हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ आपने ये कानून पास करके किसी को कुछ दे दिया उससे कुछ नहीं होगा, उसको किस तरह हमने उसको इफेक्टिव बनाया, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये कॉम्प्लेक्स, मैं कह रही हूँ ना, रूरल महिलाएं, अर्बन महिलाएं, वो सारा भी देखना पड़ता है। अच्छी बात है इतने योजनाएं हैं, क्योंकि इससे जो है एक गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी पता चलती है कि हाँ, सरकार जो है करना चाहती है, और एक तरह का कॉन्शियसनेस। एक आर्ग्यूमेंट है नारीवाद के भीतर में, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस। अगर आप देखते हो महिला आगे आ रही है, महिला दिख रही है, तो वो रोल मॉडल बन जाती है और महिलाओं के लिए। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस जो है ये बहुत जरूरी है, खासकर आज के समाज में जहाँ पे लोकतंत्र जो है संवैधानिक लोकतंत्र है। इसमें जो हम हर 5 साल या 6 साल जो कानून कहता है, इलेक्शन से लोगों को चुनाव लड़के आते हैं, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है। आज आप देखते हो महिलाएं आगे निकल रही हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो बाइसिकल का जो उदाहरण दिया, ये 1832 में जब बाइसिकल इन्वेंट हुआ था, तब कहा जाता था उसके वजह से कितनी फर्क आया। विदेश में लड़कियां अपने आप निकल सकती थी, अपने भाई पे नहीं डिपेंडेंट होती थी या हस्बैंड के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना। ये इस तरह का जो एक फ्रीडम है, इस तरह का एक तरह का जो फ्री चॉइस या फ्री अपॉर्चुनिटी, ये बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान में कई जगह पे ये है, कहीं पे नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ स्क्रूटनी के तौर पे पूरी तरह स्टडी करना पड़ेगा। सिंह साहब, आखिरी टिप्पणी के साथ आपके साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। आज
मुख्य तौर पर जैसे हमने नीतियों की बात की इस चर्चा के माध्यम से, सरकारें अक्सर नीतियां बनाते वक्त आपको क्या लगता है कि जब नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, उसमें जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं जो महिलाओं की बात करते रहे हैं या महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर बात करते रहे हैं, उनका शामिल होना कितना जरूरी है नीतियों में? और वर्तमान सरकार का ये कहना रहा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं या नीतियों को बनाते वक्त इन स्टेक होल्डर्स के विचारों का बहुत तवज्जो दी है और इसके कारण व्यापक योजनाओं को बनाने में मदद मिली है, जिससे कि चाहे वो सेमी अर्बन इलाकों में महिलाएं हों, ग्रामीण स्तर पर महिलाएं हों या शहरों में महिलाएं हों, उन सभी के लिए जो केंद्र द्वारा खासतौर पर प्रायोजित योजनाएं हैं वो थोड़ी व्यापक बनने में उनसे मदद मिली है। कितना आवश्यक है स्टेक होल्डर्स का शामिल होना? सरकारें जब आई हैं तो उन्होंने कोशिश तो की है कि प्लानिंग इस तरह की रहे, ये देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे वो ना हो, ग्राउंड लेवल की चीजों को छोड़ा ना जाए। तो फीडबैक तो लिया जाता है, लेकिन अभी भी जो प्लानिंग बनती है वो शीर्ष पे बनती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि नीचे से फीडबैक जाए, बल्कि नीचे से ही प्लान बने और लोकेशन स्पेसिफिक बने। गांव का प्लान है वो गांव का प्लान ही रहे, लेकिन जहां तक नारी उत्थान का सवाल है, नारी सशक्तिकरण का सवाल है, इसके लिए तो केंद्र सरकार कर रही है और सभी सरकारें, ये एक क्रमिक प्रोसेस है। जब वो हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, देयर इज ए पाल्पेबल चेंज। बिल्कुल, और वो चेंज दिखाई देता है। बिल्कुल। सिंह साहब और प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, चर्चा में आप शामिल हुए और अपने बड़े महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के साथ रखे, और निश्चित रूप से आपके विचारों से हमारे श्रोताओं उसमें जरूर कुछ व्यापक एक दृष्टिकोण बना होगा इस विषय को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल और योजनाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और नीरा मिश्रा तथा राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।